इंडियन थर्मोडायनेमिक्स में कैलोरीमेट्री के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है थर्मल एक्सपेंशन का। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली यहां पे हम क्या करते हैं ये देखते हैं कि जब जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो डायमेंशन होते हैं वो भी क्या करते हैं, इंक्रीज होते हैं। यहां पे डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि अगर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो लेंथ, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो एरिया, और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट। डायमेंशन का मतलब ये है। और मैंने बोला जनरली राइट कि जनरली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लेंथ, एरिया या वॉल्यूम में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, पर हमेशा नहीं। एक आध केसेस जैसे वाटर का एनॉमलस बिहेवियर है वो भी हम क्या करेंगे देखेंगे। अब यहां पे इसको पढ़ने के लिए राइट एक छोटा सा पार्ट में क्या कर दे रहा बता दे रहा मैथ्स का, दैट इज नोन एज बायोनोमियल थ्योरम। राइट बायोनोमियल थ्योरम थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, और वो है कि अगर कहीं पे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, राइट 1 प्लस एक्स टू द पावर एन लिखा हुआ है, एन की कोई भी वैल्यू हो सकती है। एन की कोई भी वैल्यू कहने का मतलब है 1 2 3 4 या -1 -2 -3, 1/2 1/3 1/4 या -1/2 -1/3 -1/4, इस तरह से कोई भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि जो एक्स की वैल्यू है वो 1 से काफी कम है, राइट जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 0.01 0.001 0.05, इस तरह की 1 से काफी कम है, तो हम इसको एक्सपैंड करके अप्रोक्सीमेटली हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस nx के बराबर। राइट इसका एक्सपेंशन बेसिकली और आगे तक होता है, उतना हमको जानने की जरूरत नहीं, सिंपल हम यहां पर कर सकते हैं कि अगर x की वैल्यू क्या हो, बहुत कम हो, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस nx के बराबर। ऐसे किया जा सकता है। इसको हमें क्या करना होगा, यूज करना होगा थर्मल एक्सपेंशन में। तुम चाहो तो इसको अपने क्वेश्चंस वगैरह को भी सॉल्व करने में काम ले सकते हो। राइट ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी काफी काम आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि लेट से मैंने तुमको बोला कि भाई 0.98 का क्यूब तुमको करना होगा। लेट से ऐसे बोल दिया है कि भाई तुमको क्या करना है, 0.98 का क्यूब लेना है। अब अगर 0.98 का क्यूब लेना है और तुम यहां पे अप्रोक्सीमेट नहीं ले पा रहे, करने का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, ऑप्शन काफी क्लोज है, तो तुम 1 का क्यूब लेके सॉल्व नहीं कर पाओगे, तुमको 0.98 का एक्चुअल क्यूब लेना होगा। तो तुम इसको लिख सकते हो 1 माइनस 0.02 टू द पावर क्यूब। एक्स की जगह पे -0.02 आ गया। भाई मैंने यहां पे प्लस एक्स जरूर लिखा, पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। तो इस तरह से अब हम बोलेंगे कि 1 के साथ माइनस हो रहा है, जो वैल्यू क्या है 1 से काफी कम है, तो उसको 1 प्लस nx लिखा जा सकता है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 प्लस प्लस की जगह पे माइनस है, तो हम लिखेंगे -3 इंटू 0.02, तो 0.06 हो गया, और 0.06 हो गया मतलब 0 पॉइंट आंसर क्या आएगा 94 के इक्वल। कोई कैलकुलेटर निकालो जरा, देखो चलो अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा, 0.98 का क्यूब करो। इसी तरह से मान लो कभी ऐसा हो गया कि 1 डिवाइड बाई 1.02, इसको सॉल्व करना है और अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। भाई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना सीधा सीधा, अदरवाइज लगभग तो मन मान लेंगे, पर करना ही है। अगर करना ही है तो इसको लिख सकते हैं 1.02 टू द पावर -1, राइट। इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 0.02 टू द पावर -1। ये जो है 1 से काफी कम है, तो पावर सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.02, आंसर कितना 0.98 के लगभग आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट में थोड़ा कैलकुलेट करने में एग्जैक्टली कितना आ रहा है, लगभग आ रहा है। 1 डिवाइड बाई 1.02 करके देख लो, लगभग आ रहा है। तो इस तरह के कैलकुलेशन में क्या होता है, काफी हेल्पफुल होता है, राइट। इस तरह के जो कैलकुलेशन होंगे वो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लो तो कभी ऐसा बोल दिया कि भाई 1.04 का पावर 4 लेना है, राइट, मान लो ऐसा करना होगा। अब करना ही है, 1 नहीं मान सकते, तो इसको क्या लिखोगे 1 प्लस 0.04 टू द पावर 4, तो 1 प्लस 4 इंटू 0.04, राइट। तो आंसर आना रहेगा 1.16, लगभग अप्रोक्सीमेट में हो सकता है, राइट, अप्रोक्सीमेशन में लिया जा सकता है। तो ठीक है, बायोनोमियल थ्योरम में जो हमने क्या क्या लिखा है उसको अपने डेरिवेशन वगैरह में तो हम यूज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं जो तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए भी क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। बात आई समझ में, राइट। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं ऐसे, राइट। ये अलग अलग एग्जांपल भी देख सकते हैं। अब लिखा रहने दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लेना। अब हम यहां पे पढ़ना क्या, यहां पे हमें 3 टाइप के एक्सपेंशंस देखने हैं। 1D होगा तो लीनियर एक्सपेंशन, 2D होगा तो राइट एरिया एक्सपेंशन, जिसका एक्चुअल नाम
जो फिजिक्स में नाम होता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और तीसरा होगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यही तीन चीज हमें क्या करनी, देखनी। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन। राइट, पहला हम यहां पे चेक कर रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन, कहने का मतलब है लेंथ में एक्सपेंशन। तो लेट से हमने बोला कि भाई हमारे पास क्या है, एक रॉड है, और इस रॉड का ओरिजिनल लेंथ जो हमने ले लिया वो कितना ले लिया, L0। फिर हमने क्या किया कि भाई टेम्परेचर यहां पे इंक्रीज किया। टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो इसका जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मान लिया कि लेंथ बढ़ने के बाद कितना हो गया, L। तो लेंथ में जो चेंजेस आए हैं, राइट, जो चेंज आया है वो आया है कितने का, डेल्टा L का, जिसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, L माइनस L0। तो डेल्टा L को लिख सकते हैं L माइनस L0। अगेन एक चीज समझना है, जो मैंने क्या किया था स्ट्रेन के टाइम पे समझाया था, इतना एक्सपेंशन कभी नहीं होगा कि थर्मली एक्सपेंड हो और लेंथ डबल हो गया। इतना एक्सपेंशन जनरली नहीं होता है। जो एक्सपेंशन होता है वो काफी कम होता है। 1 मीटर का रॉड है, 2-4 मिलीमीटर 1-8 सेंटीमीटर तक क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया तो हो गया, उससे ज्यादा नहीं। बस रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हमने इसको इतना बड़ा क्या कर लिया, बना लिया। अब मुझे ये जानना है कि जो इसमें लेंथ में एक्सपेंशन हुआ है, जो डेल्टा L का क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, मतलब कितना लेंथ इंक्रीज होगा वो कैसे निकालेंगे, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला तो ये डिपेंड करेगा भाई ओरिजिनल लेंथ कितनी है, इसी बात पे। अगर ओरिजिनल लेंथ कम है तो एक्सपेंशन भी कम होगा, ओरिजिनल लेंथ ही ज्यादा है तो एक्सपेंशन भी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। पहला तो डिपेंड करेगा ओरिजिनल लेंथ पे। दूसरा डिपेंड करेगा टेम्परेचर चेंज पे, राइट। T डिग्री था और T से 10 प्लस हो गया तो 10 डिग्री का इंक्रीमेंट हुआ। T डिग्री था, T से 20 प्लस हो गया, 20 डिग्री का। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे, लेंथ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे एक्सपेंशन भी होगा। डेल्टा T इतना नहीं करना है कि वो जो ऑब्जेक्ट ले वो मेल्ट हो जाए। लोहे का टुकड़ा लिया है, डेल्टा T कितना 1000 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे में एक्सपेंशन नहीं होगा, बल्कि उसका जो मॉलिक्यूलर इंटीग्रेशन होगा वो पूरा इंटीग्रिटी होगी, वो चेंज हो जाएगी। अगर मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाएगा, बॉन्ड्स वगैरह ब्रेक हो जाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट में फिर कोई एक्सपेंशन का केस नहीं लगेगा। तो जो डेल्टा T होता है, ऐसा नहीं कि 100 डिग्री 200 डिग्री ले रहे हैं, 10, 20, 30, 40 इस तरह से। लेकिन 10 से 20, 20 से 30 अगर ज्यादा होगा तो लेंथ भी ज्यादा इंक्रीमेंट होगा। अगर दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते, तो हम लिखेंगे डेल्टा L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, L0 डेल्टा T के। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे डेल्टा T इज इक्वल टू L0, प्रोपोर्शनल जो होता है वो होता है अल्फा। इसको मैंने अलग कलर से इसलिए बनाया है क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रोपोर्शनलिटी साइन और अल्फा में तुम कंफ्यूज हो लो। तो जहां पे मैंने अल्फा लिखा है वो अलग कलर से मैंने क्या कर दिया है, फिलहाल ड्रॉ कर दिया है, राइट, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा T। जहां पे जो अल्फा होगा वो कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, राइट, ये कहला जाएगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर इसके यूनिट की हम क्या करें, बात करें, तो यूनिट हम देखेंगे कि भाई डेल्टा L और L0 दोनों सेम यूनिट है, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो बचा क्या, अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल्टा T। और डेल्टा T को या तो डिग्री सेल्सियस में कर लो चाहे केल्विन में कर लो, चेंज इन टेंपरेचर तो किया जा सकता है। तो यूनिट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स। अगर मुझे यह निकालना है कि फाइनल लेंथ कितना है, तो फाइनल लेंथ लिखा जा सकता है L0 प्लस डेल्टा L। डेल्टा L को लिखेंगे L0 अल्फा डेल्टा T, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। हम चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं। 12 अगर सही से पढ़ा है तो यह फॉर्मूला थोड़ा सा जाना पहचाना होगा। कहां, रेसिस्टेंस में। रेजिस्टेंस में पढ़ा है R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, तो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, इस तरह से पढ़ा हुआ है, राइट। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बस नाम चेंज हो जाता है। जो यहाँ पे लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, बट नाम बदल रहा है, कॉन्सेप्ट या सॉरी इक्वेशन बिल्कुल क्या है, सेम है। मतलब जो क्वेश्चन वहां बन सकता था यहां भी बन सकता है, और जैसा क्वेश्चन यहां बन सकता है वैसे ही क्वेश्चन वहां भी पूछ सकता है। क्लियर है ये? चलो पहले इसको लिख लो। नॉर्मल कैलकुलेशन में भी यूज हो सकता है और दूसरा ग्रेविटेशन में भी हमको इसको यूज करना पड़ेगा, उस टाइम तक ध्यान रखना है, राइट। लिखने के बाद इसको बॉक्स में बंद कर लेना अलग से। पहला देखा हमने क्या, लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा है हमारे पास एरिया या फिर इसी का दूसरा नाम है क्या, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, राइट। दूसरा हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो लेट्स से हमारे पास क्या है, इसके लिए एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। जो स्क्वायर का एरिया है ओरिजिनल ये है A0। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया,
जब यहां से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका ओवरऑल एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेट से एरिया हो गया कितना अब ए नॉट, और जो इंक्रीमेंट हुआ है एरिया में वो मान लिया हमने कितना डेल्टा ए। तरीका बिल्कुल वही रहेगा कि जो चेंज इन एरिया वो किस पे डिपेंड करेगा, तो चेंज इन एरिया पहले तो डिपेंड करेगा ओरिजिनल एरिया पे, फिर डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर का चेंज हुआ है। कंबाइन करके लिखे तो हम लिख सकते हैं ए नॉट डेल्टा टी। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यहां पे कहलाएगा क्या, बीटा। वहां पे अल्फा ले लिया था, यहां पे कहला जाएगा बीटा डेल्टा टी। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन, जहां पे बीटा को हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, राइट। इसका नाम हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, राइट। बस नाम बदलता जा रहा है। अगर यूनिट की बात करें राइट, तो यूनिट क्या हो जाएगा, डेल्टा और ए नॉट की यूनिट सेम होगी, तो बीटा की भी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगा, डेल्टा सी इनवर्स, राइट, पर डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। इसी तरह से हमें ये भी लिखना होगा कि भाई टोटल एरिया कितना, तो हम लिख सकते हैं ए नॉट प्लस डेल्टा ए। डेल्टा ए की जगह पे लिख सकते हैं ए नॉट बीटा डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो बिल्कुल वही है। क्या तीसरा नाम क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या उसको खुद से लिख सकते हो, राइट। तो बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं है। अगर हम यहां पे 3 डायमेंशनल क्या कर ले, ऑब्जेक्ट ले ले, तो एक क्यूब वगैरह का तुम क्या कर सकते हो, एग्जांपल ले सकते हो। ओरिजिनल वी नॉट मान लिया, राइट। डेल्टा वी का क्या है, चेंज है, तो डेल्टा वी किस पे डिपेंड करेगा, वी नॉट एज वेल एज डेल्टा टी। बिल्कुल वैसे ही रखना है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे, वहां पे कांस्टेंट क्या लग देना है, गामा, राइट। बीटा की जगह पे गामा। तो पूरा हमारा हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी, राइट। डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेना सही से। और अगर v की वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, जहां पे गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा का नाम क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बिल्कुल उसी तरह से कोई चेंज नहीं है। और अगर इसकी भी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन, राइट। एक क्यूब यहां पे क्या कर लेना है, बना लेना है। चाहो तो क्या कर सकते हो, क्यूब को बना सकते हो। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना वी नॉट और फाइनल कितना वी, इंक्रीमेंट हुआ है कितने से, डेल्टा वी से। यहां पे हमारे पास 3 कोफिशिएंट आ गया है, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, राइट। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। और तीनों डायमेंशन वाइज या यूनिट वाइज क्या है, सेम है। तो जब डायमेंशन वाइज और यूनिट वाइज सेम है तो हमें यहां पे यह भी देखना होता है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रिलेशन है अल्फा बीटा और गामा का। तो नेक्स्ट हमें लिखना है रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे बिटवीन अल्फा एंड बीटा, राइट। अल्फा और बीटा के बीच का क्या है रिलेशन, कैसा है, वो हमें क्या करना है, देखना है कि इनके ये कैसे रिलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहां पे क्या कर लिया, लेट से एक स्क्वायर ले लिया और मान लिया कि इसका एरिया कितना है, ए नॉट। स्क्वायर का जो साइड है वो हमने कंसीडर कर लिया कितना, एल नॉट। तो ए नॉट को क्या लिखा जा सकता है, एल नॉट का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, टेम्परेचर को यहां पे रेस किया। जब हम टेम्परेचर को रेस करेंगे तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेट से कितना हो गया, ए। जब एरिया बढ़ेगा तो साइड लेंथ भी चेंज हो जाएगा। लेट से कितना हो गया, एल, जिसको लिखा जा सकता है क्या, एल स्क्वायर। अब यहां पे अगर हम क्या करें देखें तो एक चीज तो लिखी जा सकती है कि भाई ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1 ये लिखा जा सकता है। दूसरा एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है। इस इक्वेशन का मैं क्या कर दे रहा, स्क्वायर कर दे रहा हूं। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ए किसके बराबर है, एल स्क्वायर के। तो ए एल स्क्वायर के बराबर अगर करें मतलब ये है कि अगर इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेट कर दे किससे, इक्वेशन नंबर 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा हमारे पास ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। अब दूसरा हम यहां पे देख सकते हैं कि ए नॉट फर्दर किसके बराबर है, एल नॉट स्क्वायर के बराबर है, जिसकी वजह से यहां से ए नॉट से एल नॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां बचा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी और यहां पे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। अब एक चीज समझो, जो अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻⁴ 10⁻⁵ इस रेंज में होता है। वो प्रोवाइडेड रहेगा, वैल्यू सब मटेरियल के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁴ -5 इस रेंज में होता है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होते हैं।
अगर मान लो मैंने बोला अगर भाई 10⁻⁴ भी है तो ये हो गया अल्फा मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी। जो चेंजिंग टेम्परेचर होगा वो जनरली 10, 20, 30, 40, 50 डिग्री ऐसा होता है। मान लिया 100 डिग्री का भी चेंज हुआ, राइट, 100 से ज्यादा तो चीजें मेल्ट होने लगती है, लेट्स से 100 डिग्री का भी चेंज हुआ तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 10⁻²। अभी जो 10⁻² है दैट इज अल्फा डेल्टा टी, वो एक के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा। तो ये वाला टर्म बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, 1 के। तो यहां पे यूज कर सकते हैं क्या, बायनोमियल एक्सपेंशन, राइट, बायनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम यूज कर सकते हैं। और यहां पे वही 1 + x⁴n को क्या लिखेंगे 1 + nx। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू पावर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा क्या 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी, 1 से 1 कैंसिल, तो बचा बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, राइट, हमें मिल जा रहा है यहां पे बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये आ रहा है रिलेशन पहला, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। सेकेंड हमें देखना है बिटवीन अल्फा एंड गामा, राइट, अल्फा और गामा के बीच का रिलेशन। जब अल्फा और गामा के बीच का रिलेशन देखना है तो यहां पे हमने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया। लेट्स से हमारे पास क्या है, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम हमने कंसीडर कर लिया कितना V0, राइट, तो ये हमने क्यूब ले लिया और हमने कंसीडर कर लिया कि भाई वॉल्यूम कितना है V0 और इसका जो साइड लेंथ है वो कितना है L0। तो V0 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या L0 का क्यूब, उसके बाद हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब हमने टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया है, तो ये जो क्यूब का वॉल्यूम होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मान लिया कि भाई इसका जो अब लेंथ हो गया वो कितना हो गया L, तो इसके वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू L³, ऐसे लिखा जा सकता है। अब लिखने का तरीका ऐसा हो जाएगा कि V इज इक्वल टू V0 1 + गामा डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से लिखा जा सकता है L इज इक्वल टू 1 + अल्फा डेल्टा टी, हम इसका क्यूब कर सकते हैं। अगर इसको हम क्या करते क्यूब कर दे तो L³ इज इक्वल टू L0³ 1 + अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, ये इक्वेशन नंबर 2। अब V किसके बराबर है, L³ के बराबर है, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अगर हम क्या करें इसको देखें तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में V0 1 + गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू, दूसरे साइड क्या दिख रहा है हमें L0³ 1 + अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। अगेन V0 किसके बराबर है, L0³ के बराबर। और यहां पे वापस से हम बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 1 + गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी। तो पहले तो 1 से 1 कैंसिल होगा, जब 1 कैंसिल होगा तो उसके बाद डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा गामा इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट, राइट। तो बीटा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा है और गामा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा है। इसका मतलब हुआ अल्फा बीटा और गामा का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:2:3 का, राइट, 1:2:3 यहां से हम निकाल सकते हैं। बचा बीटा और गामा, तो तुम चाहो तो निकाल सकते हो कि भाई बीटा बाई गामा कितना 2/3, तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ बीटा, ऐसे करके निकाला जा सकता है। अब एक चीज समझना है, जब हमें ये समझ में आ गया कि भाई अल्फा बीटा और गामा 1:3 के रेशियो में है, मतलब गामा जो है वो 3/2 मतलब 1.5 टाइम्स है बीटा, गामा 3 टाइम्स है अल्फा के और बीटा 2 टाइम्स है किसके अल्फा का, मतलब एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू कन्वर्ट की जा सकती है आसानी से। इसका ये मतलब सीधा सीधा हो गया कि चाहे वहां पे तुमको रॉड दे दे, चाहे वहां पे डिस्क दे दे, चाहे वहां पे सिलेंड्रिकल वो सिलेंडर दे दे या स्फीयर दे दे, मतलब चाहे 1D दे चाहे 2D और 3D, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1 डायमेंशन तो अल्फा की वैल्यू देगा, 2 डायमेंशन तो बीटा की वैल्यू और 3 डायमेंशन तो गामा की वैल्यू। तुम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो 3 डायमेंशन है पर तुमको दे दिया है क्या अल्फा की वैल्यू, राइट, 2 डायमेंशन है तुमको दे दिया गामा की वैल्यू, 1 डायमेंशन है तुमको दे दिया क्या बीटा की वैल्यू। वो कोई भी वैल्यू दे सकता है, बस तुमको ध्यान रखना है कि यार हमारे पास ऑब्जेक्ट 1D है 2D है 3D और उसने दिया क्या है। फॉर एग्जाम्पल तुमको एक क्यूब दे दिया, क्यूब के लिए कायदे से क्या होना चाहिए गामा, पर दिया है क्या अल्फा। अल्फा की वैल्यू अगर x दिया है तो तुमको क्या लेके सॉल्व करना है 3 टाइम्स ऑफ x, उसको 3 टाइम्स खुद कर लेना है। क्लियर है ये, है ना। तो इस रिलेशन को क्या करना है याद रखना है, नोट करो इसे भी। तो यहां पे हमने क्या कर लिया देख लिया है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक। साथ में हमें यह भी पता चल गया कि भले वो 3 डायमेंशन हो चाहे 1 डायमेंशन चाहे 2 डायमेंशन, वो कोई भी दे सकता है अल्फा बीटा गामा कुछ भी, पर हाँ कैलकुलेशन करते समय हमें ध्यान रखना है कि एक्चुअल में वहां वैल्यू पुट क्या करनी है। अगर गामा दे दे पर है रॉड
तो वहां पे वैल्यू क्या करना है, गामा बाई 3 विच इज अल्फा, इसका ध्यान रखना है। अब यहां पे हम क्या करें, एक एग्जांपल ले रहे हैं इस तरह से कि भाई हमारे पास लेट से एक कंटेनर है, मान लो सिलेंड्रिकल कंटेनर कैसा भी, तो यहां पे हमारे पास क्या है, कंटेनर है, और ये बोला हुआ है कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो है V नॉट, राइट, ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो है V नॉट, और साथ ही साथ हो सकता है V नॉट दे, हो सकता है ना दे, अलग बात है, पर यहां पे V नॉट हमने मान लिया। और साथ ही साथ बोला है जो कंटेनर है 3 डायमेंशन है, इसका एक्सपेंशन कोफिशिएंट है गामा C, राइट, गामा C, गामा ऑफ कंटेनर। अब लिक्विड इसमें हमने क्या किया, फिल किया हुआ है कंटेनर के बिल्कुल टॉप तक, राइट, हमने यहां पे क्या कर दिया है, एक लिक्विड फिल कर दिया है बिल्कुल टॉप तक। जो लिक्विड है इसके लिए अल्फा दिया हुआ है इसने, राइट, इसने क्या दे दिया है, अल्फा, जबकि लिक्विड यहां पे भरा हुआ है वो कैसा है, 3 डायमेंशनल फ्लूइड है, वॉल्यूम देखेगा, तो दिया क्या है, अल्फा दिया हुआ है। तो अगर ये अल्फा दिया हुआ है तो हम इससे अल्फा की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, राइट, गामा ऑफ लिक्विड विच इज इक्वल टू 3 अल्फा, मतलब जहां पे हम गामा ऑफ लिक्विड होना चाहिए वहां पे अल्फा का 3 टाइम्स करके हम वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। और सिंस लिक्विड बिल्कुल कंटेनर के टॉप तक भरा हुआ है, मतलब लिक्विड का भी वॉल्यूम कितना है, कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर। 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। पहला पूछा है फाइंड द कंडीशन फॉर विच ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर लिक्विड डज नॉट स्पिल। मतलब यह है कि इस कंटेनर के साथ साथ हमने क्या किया है, इस लिक्विड को डाला और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसने पूछा है कि क्या कंडीशन होना चाहिए जिसके जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ, कंटेनर से बाहर ना जाए। तो फाइंड द कंडीशन फॉर विच लिक्विड डज नॉट स्पिल, राइट, ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर पहला कंडीशन मेट नहीं हुआ, पहला कंडीशन क्या निकाल रहे हैं हम, ऐसा कंडीशन जिसमें लिक्विड बाहर ना गिरे, अगर ये कंडीशन मेट नहीं हुआ तो लिक्विड बाहर गिरेगा। तो फिर यह है कि कितना लिक्विड बाहर गिरेगा। तो सेकंड पूछा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पिल्ड इफ द फर्स्ट कंडीशन डज नॉट मेट, इफ द फर्स्ट कंडीशन डज नॉट मेट। क्लियर है? ये 2 चीजें हमें क्या करनी देखनी, दोनों में बता दे रहा हूं, तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है इसको। पहले सोचो, इमेजिन करो कि हमारे पास जो कंटेनर है वो 10 लीटर का है, राइट, 10 लीटर का है, तो वॉल्यूम हो गया इसका 10, और बिल्कुल ऊपर तक इसमें क्या भरा हुआ है, हमने वाटर भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड का वॉल्यूम भी कितना हो गया, 10 लीटर। अब जब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने से कंटेनर भी एक्सपैंड होगा और लिक्विड भी एक्सपैंड होगा। इमेजिन करो कि कंटेनर 10 लीटर से एक्सपैंड होके हो गया कितना, 15 लीटर। इतना कभी नहीं होगा, बस लेट्स बात कर रहे हैं कि कंटेनर 10 लीटर से हो गया 15 लीटर, लिक्विड भी वो एक्सपैंड हुआ, लिक्विड 10 लीटर से एक्सपैंड हुआ 13 लीटर तक। क्या स्पिल होगा ये बाहर? नहीं। तो अगर ऐसा हुआ कि इंक्रीज होने के बाद, एक्सपैंड होने के बाद लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम कंटेनर से कम रहे, तो भी बाहर ये नहीं गिरेगा। दूसरा कंडीशन, कंटेनर 10 लीटर से 15 लीटर तक एक्सपैंड हुआ है, जो लिक्विड है वो भी 10 लीटर से एग्जैक्टली 15 लीटर तक ही एक्सपैंड हुआ, क्या बाहर गिरेगा? नहीं। तो अगर ऐसा हो कि फाइनल एक्सपैंड होने के बाद दोनों का फाइनल वॉल्यूम क्या रहे, सेम रहे, तो भी नहीं होगा। या ऐसे मान सकते हो कि भाई कंटेनर ज्यादा एक्सपैंड हो, कंटेनर का जो एक्सपेंशन है वो लिक्विड से क्या हो, ज्यादा हो, या एटलीस्ट बराबर हो। ये भी 5 लीटर एक्सपैंड हुआ, ये भी 5 लीटर एक्सपैंड हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेनर 5 लीटर एक्सपैंड हुआ, सिर्फ 2 लीटर एक्सपैंड हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 ऐसे कंडीशन है जिसमें लिक्विड स्पिल नहीं करेगा। पर अगर ऐसा हुआ कि कंटेनर 10 लीटर से 13 लीटर हुआ, पर लिक्विड 10 लीटर से कितना हो गया, 15 लीटर, ये क्या होगा, स्पिल हो जाएगा। तो 2 कंडीशन है जिसमें लिक्विड बाहर स्पिल नहीं होगा, और एक कंडीशन जिसमें बाहर लिक्विड क्या हो जाएगा, स्पिल हो जाएगा। उसमें पूछा है कितना वॉल्यूम, राइट, इसमें बोला हुआ है कि कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पिल होगा। तो पहले हम बोलेंगे कि जो एक्सपेंडेड वॉल्यूम है किसका, कंटेनर का, वो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए एक्सपेंडेड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से। कंटेनर हुआ 5 लीटर, वो हुआ 3 लीटर एक्सपेंड, ये हुआ 5, वो भी हुआ 5, या तो बराबर होनी चाहिए, राइट। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, डेल्टा वी को हम लिखेंगे क्या, वी नॉट गामा ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी should be greater than or equal to V naught gamma of container multiplied by delta T.
वी नॉट डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे गामा ऑफ लिक्विड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू गामा ऑफ, उल्टा लिख दिया हमने, सॉरी, कंटेनर, इधर पे क्या है, लिक्विड है, राइट, ऐसे। तो गामा ऑफ कंटेनर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू गामा ऑफ लिक्विड। जब जब ऐसा होगा कि कंटेनर का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट ज्यादा होगा लिक्विड से, लिक्विड कभी बाहर स्पेल नहीं होगा, या अगर बराबर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में अगर गामा एल नहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह पे तुम 3 अल्फा लिख सकते हो, राइट। तो तुम यहां पे लिख सकते हो क्या, गामा ऑफ लिक्विड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। ये मत समझ लेना अक्सर गामा इक्वल टू 3 अल्फा ही होता है, ये अलग है और ये अलग मटेरियल का है, क्लियर है ये, ऐसा पूछ सकता है। फिर सेकंड पूछा हुआ है कि भाई अगर स्पिल हुआ तो कितना स्पिल होगा, तो खुद सोचो जो तुम कि कंटेनर 10 से कितना हुआ 12, लिक्विड हो गया 10 से 13 लीटर, कितना स्पिल हो जाएगा 1 लीटर, राइट, 1 लीटर स्पिल हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, राइट, 13 माइनस 12 से आया है, 13 माइनस 12 से आया, 13 क्या था, टोटल एक्सपेंडेड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस टोटल एक्सपेंडेड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। भाई एक्सपैंड होने के बाद लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम कितना था माइनस कंटेनर का वॉल्यूम कितना था, लिक्विड 13 लीटर स्पिल हो गया, कंटेनर 12 ही लीटर तक क्या हुआ है, क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ है, तो 1 लीटर क्या हो जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो यहां पे अगर मुझे ये निकालना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पिल्ड डेल्टा वी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एक्सपेंडेड वॉल्यूम, राइट, ओरिजिनल वॉल्यूम से लेना देना कुछ नहीं है, एक्सपेंडेड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस एक्सपेंडेड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसको हम लिखेंगे v इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी लिखा जाता है, तो इसको लिखेंगे v नॉट 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी माइनस यहां लिखेंगे v नॉट 1 प्लस गामा कंटेनर डेल्टा टी। यहां पे इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो v नॉट प्लस वी नॉट गामा एल डेल्टा टी माइनस वी नॉट गामा सी डेल्टा टी, राइट। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां से अगर हम देखें तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आ रहा है वी नॉट कॉमन आएगा गामा एल माइनस गामा सी इंटू डेल्टा टी आ रहा है, इतना वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड होगा। यहां पे गामा एल माइनस गामा सी जो है ये कहलाता है एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और ये एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया है, पूछा हुआ है। तो गामा एल माइनस गामा सी जो वैल्यू आई हुई है वो क्या कहलाएगा, एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट, राइट। क्योंकि जितना वॉल्यूम स्पिल होगा तुमको लगेगा शायद इतना ही वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ हो। कंटेनर 10 से 12 हुआ, लिक्विड 10 से 13 हुआ, एक्चुअल में एक्सपेंशन कितने हुआ लिक्विड का 3 लीटर, पर बाहर कितना गिरा 1 लीटर। तो ऐसा अपीयर होता है कि जैसे लिक्विड सिर्फ और सिर्फ कितना बाहर गिरा है, सॉरी कितना एक्सपेंड हुआ 1 लीटर, कि जितना बाहर गिरा उतना एक्सपेंड होगा, ऐसा लगता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अगर इस क्वेश्चन में एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट हमें लिखना पड़ा, राइट, इस क्वेश्चन में अगर हमें क्या लिखना है, एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो हम लिखेंगे गामा कंटेनर माइनस 3 अल्फा, क्योंकि लिक्विड के लिए बोला हुआ। हो सकता है कहीं जो क्वेश्चन में इसके लिए 3 अल्फा दे दे, इसके लिए गामा, तो वहां पे 3 अल्फा माइनस गामा सी भी हो सकता है। ध्यान रखना कि पहले कंटेनर का उसने अल्फा दिया हुआ है कि लिक्विड का दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसमें इसी तरह से बोला हुआ है, क्वेश्चन कराते समय इसका अल्फा अपन ले लेते हैं, कभी कभी इसका गामा ले लेते हैं। अब बच्चा लेके आ रहा है सर आपने उल्टा पढ़ा दिया, नहीं भैया देख लो किसके लिए अल्फा दिया किसके लिए गामा, अपनी बुद्धि लगा सकते हो, थोड़ा एक्सपेक्ट किया जाए इतना, ठीक, क्लियर है ये। तो गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर, ये हो जाएगा हमारा एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट। चलो लिखो इसको भी, अगर एपरेंट एक्सपेंशन लिखना है तो क्या लिखेंगे, गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने क्या किया है, लिक्विड की वैल्यू अल्फा ली है, तो यहां पे 3 अल्फा माइनस गामा कंटेनर क्या कर सकते, लिख सकते हैं, क्लियर है ये। यहां पे हाँ अच्छा ये, हाँ ये उल्टा लिख गया है, सॉरी, राइट, वो उल्टा लिख गया है, गामा कंटेनर ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें क्या दिया हुआ था, हमने क्या लिया था, किसका लिया था, अल्फा, अल्फा किसका लिया था हमने इसमें,
लिक्विड का लिया था राइट, तो यहां पे क्या लिखना है, गामा कंटेनर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अल्फा। वहीं में कुछ दूसरा लिखा होता, ठीक है उतना लिख सकते हो। इसी तरह से यहां पे लिख सकते हो, लिक्विड का लिया तो 3 अल्फा माइनस गामा कंटेनर, वो चीज ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो, है ना। गामा के टर्म में सॉल्व करना है, जिसके लिए अल्फा देगा उसको 3 अल्फा के फॉर्म में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्वेश्चन लिखना है एक, an object has density rho naught, find its density after increasing the temperature by delta T. Find its density after increasing the temperature by delta T if the volumetric expansion coefficient is gamma. तो जिस तरह से वॉल्यूम में चेंज है, अब पूछा है डेंसिटी में कितना चेंज होगा अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो चलो करो। शुरू में बोला हुआ है कि डेंसिटी कितनी है, रो नॉट। मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं m डिवाइड बाई वी नॉट, राइट। शुरू में वॉल्यूम इतना है, बाद में डेंसिटी कितनी, रो, और हम इसको लिख सकते हैं m डिवाइड बाई वी। एक चीज समझना है, मास में कभी कोई चेंज, राइट। वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसे हम लिख सकते हैं m डिवाइड बाई वी। वी को क्या लिखा जा सकता है, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यही सीखा हमने। V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और m डिवाइड बाई वी नॉट को रिप्लेस किया जा सकता है किससे, रो नॉट से, राइट। m डिवाइड बाई वी नॉट को रो नॉट से वो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू, फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू रो नॉट डिवाइड बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तुम चाहो तो यहां तक यूज कर सकते हो, पर इसके आगे भी सॉल्व करना है हमको। इसी को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, रो नॉट, इस पूरे टर्म को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर -1। और हमें पता है यहां पे हम बायनोमियल थ्योरम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये माइनस से क्या होगा, मल्टीप्लाई, और हमें मिलेगा रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये हमें क्या करना है, याद रखना है। जनरली टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, तो डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। सिंपल सा है, इसको भी लिख लो। फिर यहां पे कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थर्मल एक्सपेंशन से क्या क्या पूछा हुआ है। एग्जांपल नीट के क्वेश्चंस ही ले रहे हैं, राइट। नीट में आए क्वेश्चंस है, पैटर्न सिमिलर है, क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो हमारे पास क्या है, एक इस तरह का डिस्क है जिसमें से इतना पार्ट हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है, राइट। सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट में ही इसका क्या है, मास है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास डिस्क है जिसमें ये हमारा क्या है, इसमें बीच में एक होल है। क्वेश्चन पूछा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेडियस, या फिर सिंपल लिख सकते हैं साइज ऑफ होल, राइट। और ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स सेम, और लिखा है मे इंक्रीज और डिक्रीज और मे रिमेन सेम। क्वेश्चन आया समझ में, राइट। कि हमारे पास एक डिस्क शेप है और उसमें क्या है, एक छोटा सा होल है। अगर हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो ये जो होल है उसका जो साइज होगा या रेडियस होगा वो क्या होगा, इसी के कई अलग अलग टाइप के पैटर्न आए हुए हैं कि हमारे पास एक रिंग है और इस रिंग में छोटा सा यहां पे क्या है, एक गैप है, कई अलग अलग टाइप के, है ना। मान लो जैसे एक रिंग और रिंग छोटा सा यहां पे क्या है, गैप, ऐसे पूरा वो नहीं है। फिर क्वेश्चन सेम वही है, एज इट इज क्वेश्चन है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर साइज ऑफ गैस गैप, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर साइज ऑफ गैप, राइट। ये क्या होगा। फिर ऐसे ही क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है कि मान लो हमारे पास क्या है, एक इस तरह का रिजिड सपोर्ट है नीचे में, ऊपर में एक ऐसे रॉड है, और ये जो रॉड है वो इस तरह के रॉड से और जुड़ा हुआ है, ऐसे रॉड से इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस तरह का शेप है मान लो, है ना, ऐसे इस तरह का कोई शेप है। यहां पे भी क्या है, एक गैप है। अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर क्या कर सकता हो, दे सकता है।
है ना, एक ऐसे रॉड है फिर इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहां पे छोटा सा गैप है। अगेन क्वेश्चन वही है कि ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर साइज ऑफ द गैप, वो जो गैप हो क्या होगा। चलो कितने कह रहे हैं ये भी इंक्रीज होगा, जो गैप है वो भी इंक्रीज होगा। वेरी गुड, बढ़िया। कितने कह रहे हैं डिक्रीज होगा, गुड। कितने कह रहे हैं सेम रहेगा, ओ। कितने कह रहे हैं इंक्रीज डिक्रीज या सेम हो सकता है, इसमें भी बढ़िया। एक बढ़िया क्वेश्चन हो जाए, अच्छा वही क्वेश्चन होता है जिसमें राइट चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ की ओपिनियन हो, तभी तो कंफ्यूजन होगा, तभी तो बढ़िया। अब समझो बेटा, यहां पे एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इसको इमेजिन करवाना मुश्किल है। इमेजिन करवाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि मैं एक्चुअली इस तरह से क्या करें हम ले, या फिर नॉर्मली हम इसको ऑब्जर्व करते चलते हैं। जो चीजें हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं उसको इमेजिन कर लेते हैं, पर ऐसा थोड़ी है कि हम हर दिन ऐसे कोई देख रहे क्योंकि डिस्क और वहां पे टेंपरेचर और साइज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इस तरह से। तो अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या सेम रह रहा है, तो उसको इमेजिन तुम नहीं कर पाओगे, तुमको रटने जैसा हो जाएगा। यहां पर मैं तुमको ये जरूर कह सकता हूं, राइट, ऐसे बोल सकता हूं कि इमेजिन करो इस तरह की चीजें कि भाई यहां पे जितना बड़ा गैप है उतना ही बड़ा मैं क्या करूं, एक और डिस्क लूं और उसको रखा दूं, अलग अलग कलर का डिस्क है इसमें लगा दूं। अब मैं क्या करूं, मटेरियल से कलर अलग कर दिया ताकि पता चले। यहां पे एक डिस्क मैंने क्या कर दिया, लगा दिया, ये पूरा कंप्लीट हो गया डिस्क। अब मैं टेंपरेचर इंक्रीज कर रहा। अब मुझे बताओ वो जो कलरफुल डिस्क जो कि सेम मटेरियल का बना हुआ है उसको अगर मैं रखूंगा वो क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो तभी इंक्रीज हो सकता है जब ये गैप भी क्या हो, इंक्रीज हो। इसमें हमारे दिमाग में चलता है कि सर इधर भी इंक्रीज होगा, ये भी ऐसे भी इंक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। नहीं, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे इमेजिन करवा सकता हूं कि मान लो कलर करके मैं दूसरा इसी मटेरियल का डिस्क लगा दूं तो उसका भी साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गैप भी क्या होगा, होल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। राइट, यहां भी बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई ये टोटल साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये गैप भी इंक्रीज होगा। इसको भी ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि छोटा मटेरियल लेके मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ऐसे जोड़ दूं तो उसका भी साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेम वही आंसर यहां पे होगा। तो चाहे वो गैप हो चाहे वो वहां पे एक्चुअल मटेरियल हो, जब जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब तब उनका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सा ध्यान रखना है, राइट, सिंपल सा ध्यान रखना। और कोई इसमें आर्गुमेंट और कोई वो नहीं हो सकता, लेकिन सर वो इधर आ गया पीछे आ गया, नहीं। अगर डिस्क रहेगा तो भी तो वो एक्सपैंड होगा, राइट, तो ये पूरा एक्सपैंड होगा, इसका एक्सपेंशन इस तरफ ज्यादा होगा, पीछे की तरफ भी थोड़ा मोड़ा होगा पर उतना नहीं। ओवरऑल साइज क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, ध्यान रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से चाहे वो होल बोल दे, गैप बोल दे, जिस तरह का भी कंडीशन बोलेगा सबका सब क्या होंगे, इंक्रीज ही होंगे, राइट, सबके सब इंक्रीज होंगे अगर वो मेटालिक है तो। मैंने बोला है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से डायमेंशंस इंक्रीज होते हैं जनरली, क्योंकि वाटर का क्या होता है, एक एनोमलीज बिहेवियर होता है। वाटर के लिए जब 0 डिग्री से 4 डिग्री हम जाते हैं, राइट, इसका क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी हम क्या करेंगे कल देखेंगे। जब 0 डिग्री से हम क्या जाते हैं, 4 डिग्री जाते हैं, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से नॉर्मली ये होना चाहिए कि भाई वॉल्यूम बढ़ना चाहिए और डेंसिटी घटनी चाहिए, पर यहां पे ऐसा नहीं होता। 0 डिग्री से 4 डिग्री जब जाते हैं तो उस टाइम पे वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है, और डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। भाई आइस की डेंसिटी क्या होती है, कमी होती है, राइट। और यहां से जब 4 डिग्री तक जाते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी बढ़ता है और वॉल्यूम कम होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम यहां पे डिक्रीज, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं जनरली ऐसा होता है। बट उसके अलावा जितने भी यहां पे तुम क्या करोगे देखोगे, हर चीज का आंसर कैसा भी रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, राइट। साइज ऑफ द गैप इंक्रीज होगा, राइट, ये वाला गैप इंक्रीज होगा। क्लियर है ये? ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे और बोलेंगे कि भाई हाँ निकालना पड़ेगा, इसका मटेरियल दे देगा और बोलेगा इसका रेडियस कितना इंक्रीज हुआ, कैसे इंक्रीज, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे देखेंगे। मुझे थोड़ा सा रिमाइंड कराना कोई भी एक कि मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्वेश्चन करवाना है, तुम इतना मुझे बता देना, मैं वो अदरवाइज वो मिस हो जाएगा वो वाला पार्ट। क्लियर है ये? चलो, थैंक यू।